जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारतीय भूगोल की अगली क्लास में भारतीय नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। इससे आप पता ही है कि हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पे क्लास को डिजाइन किया गया है उसी तरीके से आप इसका नोट्स बनाइएगा और रिवीजन अच्छे से करते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जितने क्लास हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको बता दें कि जितनी भी क्लासें हैं ये सारी एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आपको अलग से एनसीईआरटी इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले भारत की नदियाँ, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग इनको देखने वाले हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से इसको पढ़ने वाले हैं। भारत के आर्थिक विकास में नदियों का विशेष महत्व है। भारत नदियों का देश है। यहाँ आदिकाल से ही मानव के जीविकोपार्जन का एक मुख्य साधन नदियाँ रही हैं। भारत में लगभग 4000 से अधिक छोटी बड़ी नदियाँ हैं। ये तो सिर्फ आपके नॉलेज बेस के लिए एक तरीके से भूमिका है, जो आप अगर क्लास लें या किसी को पढ़ाएं या तो आप लिखना हो तो आप इस तरीके से उस चीज़ को भूमिका के तौर पे शामिल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हमें नदियों से रिलेटेड कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स समझने होंगे। जैसे एक वर्ड आता है ईश्वरी, फिर आता है डेल्टा। तो ये वर्ड हमें अच्छे से समझने होंगे कि ईश्वरी क्या है और डेल्टा क्या है, क्योंकि एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ ईश्वरी बनाती है, कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। तो इस चीज़ को हमें अच्छे से यहाँ पे समझना है। तो समझते हैं। ईश्वरी सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहाँ नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलता है उसे ईश्वरी कहते हैं। इनमें ईश्वरी बनाने वाली नदियाँ जैसे नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ये नदियाँ हैं जो मुख्य रूप से क्या करती हैं, ईश्वरी बनाती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में आकर के अपना जल इस तरीके से गिराती हैं। ज़्यादातर ये वो नदियाँ शामिल हैं। डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? नदी जहाँ महासागर में मिलती है उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी के धारा कई धाराओं में बढ़ जाती है, उसे त्रिभुजाकार क्षेत्र डेल्टा कहलाता है। अब डेल्टा का मतलब है, जैसे नदी, आप ऐसे समझो इसको कि नदी प्रवाहित हो रही है, नदी प्रवाहित हो रही है इस तरीके से। अब वो लास्ट में जिस सागर से मिलने के पहले वो इस तरीके से अपने मुहाने को विकसित करती है, डेवलप करती है। ठीक है। तो ये जो क्षेत्र होता है, ये जो एक पूरा नदी का मुहाना होता है, इसको हम लोग एक टेक्निकल वर्ड में डेल्टा बोलते हैं कि ये डेल्टा बनाती है नदी। तो इस तरीके से इन दोनों शब्दावलियों को याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन आता है। अभी आगे भी आपको ये चीज़ बताई जाएगी कौन सी अरब सागर में गिरती हैं, कौन से बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं नदियाँ। ये तो एक डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपसे पूछ लेता है, लेकिन आपको अच्छे से नदियाँ कवर करनी है, अच्छे से चीज़ें समझनी है। अब डेल्टा बनाने वाली नदियों में आप जानते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, यानी कि वो नदियाँ जो हिमालयी क्षेत्र या पठारी क्षेत्र या फिर ऊंचाई से, अधिक ऊंचाई से गिरने वाली नदियाँ होती हैं, वो ज़्यादातर क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। ठीक है। और वो ज़्यादातर नदियाँ बंगाल की खाड़ी में ही अपना जल गिराती हैं। अब हमें यहाँ पे देखना है कि नदियों को हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। पढ़ने के अकॉर्डिंग हम लोगों ने नदियों के दो अपवाह तंत्रों के हिसाब से बांट रखा है। जैसे पहला होता है हिमालयी अपवाह तंत्र, दूसरा होता है दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय हिमालय तंत्र। अब इसमें क्या है, हिमालयी नदियाँ का मतलब वो नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं, और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का मतलब है जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, उन नदियाँ। तो ये दो अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये नदियों का एक तरीके से टाइप्स है, इस तरीके से हमने इसको बांट रखा ये पढ़ने में आसानी के लिए। अब हिमालयी नदियों में हम लोग सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीन नदी तंत्र बड़े हमको पढ़ने हैं। और दक्षिण भारत में हम लोग जैसे नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, इनको हमको अलग से पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हिमालयी नदियाँ यानी हिमालय अपवाह तंत्र वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो इस चीज़ को सबसे पहले हमने आपको बताया कौन सी इसमें नदी शामिल है। तो आपने पढ़ा कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो इन तीन नदियों के बारे में हमें पहले पढ़ना है, इनसे भी क्वेश्चन आता है। और जो लास्ट में आप प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ देखते हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है।
एग्जाम आप चाहे वनडे का दे रहे हो या सिविल सर्विसेज का दे रहे हो या स्टेट पीसीएस का दे रहे हो, समीक्षा अधिकारी किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन, नदियों से क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलता है। कुछ ऐसे यूनिट्स होते ही हैं सब्जेक्ट में जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इससे आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र में इस चीज़ को हमें अच्छे से पढ़ना है कि सिंधु नदी तंत्र क्या है। अब देखिए इसका जिस तरीके से बनाया है आप नोट्स, इसका जिस तरीके से इसको डिजाइन किया, बिल्कुल आप ऐसे ही इसका नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और जो लोग इसका नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, टेलीग्राम, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो आप ज्वाइन करिएगा टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम में जाएंगे तो वहाँ इसके नोट्स की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, और कुछ नोट्स पीडीएफ फॉर्म में हमने दे भी दिए हैं, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड फ्री में कर सकते हैं। चलिए, तो सिंधु नदी तंत्र की कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। गंगा की कितनी है? तो गंगा की 2525 किलोमीटर है। तो सिंधु की कितनी है? 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी जो है वो 3 देशों में प्रवाहित होती है। कैसे 3 देशों में? देखो आप देख रहे होगे, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला कौन सा क्षेत्र है? ये तिब्बत किसके अधीन है? तो चीन के। तो ये तिब्बत से निकलती है, इसके बाद ये आती है, भारत का क्षेत्र है, इसके बाद ये जाती है तो पाकिस्तान। तो ये आप देख रहे होगे आसानी से कि 3 देशों में प्रभावित होती है, भारत, चीन, पाकिस्तान। रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप मैप से समझते चलोगे तो अच्छे से आप इन चीज़ों को रिकॉल कर रहे होगे, अच्छे से आप इन चीज़ों को समझ रहे होगे। अगला देखते हैं इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो मानसरोवर झील तिब्बत से होता है। तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हो तिब्बत में, तो ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है मानसरोवर झील। क्या है? मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए लद्दाख के दमचोक के पास से भारत में प्रवेश करती है। तो यानी कि जो भारत का जो प्रवेश पॉइंट है लद्दाख का, ये जो पॉइंट है, तो इसको बोला जाता है दमचोक पॉइंट, यानी दमचोक से भारत में ये इंटर करती है। यह नदी आगे बहते हुए गिलगित पाकिस्तान से होते हुए दर्जिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में ये अपना जल गिराती है। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत में जब ये इंटर होती है, भारत में पॉइंट देखो, आपसे यहीं से पूछता है, भारत में इंटर होती है तब इसका क्या नाम कौन सी जगह से होती है? तो यहाँ पे आप इसका नाम बताएंगे सर दमचोक। कहाँ से? तो दमचोक, यानी ये लद्दाख में पड़ता है क्षेत्र, तो दमचोक से भारत में इंटर होती है। और ये उद्गम स्थल कहाँ है? तो आप बताएंगे सर मानसरोवर। इसके बाद ये जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है, तो पाकिस्तान में कौन सी जगह से प्रवेश करती है? तो वो हमने बता रखा है क्या पे? दर्जिस्तान के पास से प्रवेश करती है। तो आपने तीनों पॉइंट पढ़ लिए कि नदी की लंबाई कितनी है, कितने देशों से बहती है, कहाँ से उद्गम होती है, भारत में किस जगह से प्रवेश करती है, पाकिस्तान में किस जगह पे पाकिस्तान, जो भारत का वो कौन सा पॉइंट है जहाँ से निकल के पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो ये चीज़ आपने अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर ली होगी। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसको बिल्कुल रट्टा मान लीजिए कि भारत का लेह है वो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि भारत का जो लेह शहर है वो कहाँ पे बसा हुआ है? तो सिंधु नदी के तट पे बसा है। अब देखिए सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियाँ। तो सिंधु नदी तंत्र में कितनी नदियाँ शामिल है वो हमें पढ़नी है। जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये वो नदियाँ हैं जो सिंधु नदी तंत्र में शामिल हैं। तो इनको हमें अच्छे से एक एक नदी के बारे में डिस्कस करनी है। अब देख लेते हैं सिंधु नदी तंत्र, ये 5 नदियाँ पंजाब में जब मिलती हैं तो इसे पंचनद कहा जाता है। तो पंचनद में पूछता ही है कि कौन कौन सी नदियाँ करके मिलती हैं, तो पंचनद कहलाता है। तो सिंधु नदी तंत्र की झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदियाँ करके पंजाब में मिलती हैं, तो उस जगह को बोला जाता है पंचनद। क्या बोलते हैं? पंचनद। ठीक है, तो ये अच्छे से हम लोग यहाँ पे नीचे अभी पढ़ने वाले हैं। ये 5 प्रमुख सहायक नदियाँ सम्मिलित रूप से अपना जल पाकिस्तान के मिठान कोट, कहाँ पे? मिठान कोट में सिंधु नदी के बाएं तट में गिराती हैं जाकर के। ठीक है, तो ये सिर्फ चीज़ें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं सिंधु नदी तंत्र में जो हमने 5 नदियाँ बताई, तो इस चार्ट को आप दिमाग में सेट कर लो, इनका उद्गम पूछता है। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र की 5 नदियों को एक जगह पे मैंने उद्गम इनके आपको पूछता है, तो वो नोट कर दिया है। सिंधु नदी तंत्र के लिए मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। सतलज कहाँ से निकलती है? अभी हमने सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी को बताया कि कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील के पास से।
ग्लेशियर का क्या नाम है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। सतलज कहाँ से निकलेगी? तो मानसरोवर झील के पास राकसताल से। कहाँ से? राकसताल से। झेलम कहाँ से निकलेगी? तो जम्मू कश्मीर में बैरीनाग के पास शेषनाग झील से निकलती है। चेनाब नदी तो हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से, और ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से। तो 3 नदियां हैं जो हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। तो इन 3 नदियों को याद रखिएगा, चेनाब, रावी और ब्यास। ये 3 नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। ठीक है। 2 नदियां रावी और ब्यास रोहतांग दर्रे से निकलती है, एक बारालाचा दर्रे से निकलती है। ठीक है। झेलम नदी है जम्मू कश्मीर में बैरीनाग से निकलती है। सतलज मानसरोवर झील के पास राकसताल से निकलती है, और सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये आपने चीज़ें अच्छे से समझ ली कि कौन सी नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है। ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे बनता है, तो इसको अच्छे से रट लेना है। इनमें से ब्यास नदी सतलज की सहायक नदी है। देखो अभी आपको आगे बताएंगे, जो ब्यास नदी है डायरेक्ट वो सिंधु नदी से जाकर के नहीं मिलती है, वो पंजाब में एक जगह पड़ती है हरिके, वहाँ पे ब्यास नदी आकर के किससे मिल जाएगी? सतलज से जाकर के अटैच हो जाती है, वहीं पे वो अपना जल गिराती है। ब्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान नहीं जाती है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकल करके कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पे सतलज नदी से मिलती है। यही बात हमने आपको यहाँ पे समझाई। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग सिंधु नदी। ठीक है। अब ये भी आप याद रखिएगा कि भारत की 6 सबसे लंबी नदियों का क्रम क्या है। तो जिसमें ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर, सिंधु 2880 किलोमीटर के लगभग है, 2880। गंगा 2525 किलोमीटर। गंगा यूपी के 27 राज्यों से गुजरती है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में देता है यहाँ पे, अभी कमेंट नीचे चालू हो जाएंगे इस बात को बोलने के बाद कि नहीं सर ये गलत है। किताब कोई किताब इसको लगती है कि 27 राज्यों से 27 जिलों से, ये राज्य गलत यहाँ पे लिखे हैं, 27 जिले होने चाहिए। यूपी के 28 जिले और 27 जिले। कई किताबें 27 जिले लिखती हैं, कई किताबें 28 जिले लगती हैं। तो इस बात को आप अच्छे से बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में जो ज़्यादा सही है वो 28 जिले का ही ऑप्शन आयोग अभी तक सही करता आया है। ठीक है। सतलज 1500 किलोमीटर लंबा है। गोदावरी की 1465 है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यमुना 1385 है। यूपी के 20 राज्यों 20 जिलों से गुजरती है। यहाँ पे जिले होना चाहिए, ये टाइपिंग एरर है। ठीक है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग सिंधु नदी तंत्र। अभी सिंधु नदी के बारे में, अब तंत्र के बारे में ये हम लोग पढ़ रहे थे, तो सिंधु नदी के बारे में ऊपर हम लोगों ने डिटेल में थोड़ा पढ़ लिया है। यह नदी तंत्र की, सिंधु नदी की सबसे मुख्य नदी है। सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र के बाद भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये चित्र में आप देख ही सकते हैं कि इसकी 2900 किलोमीटर और इसकी 2880 किलोमीटर के लगभग इसकी लेंथ रहती है। अब हम लोग देखते हैं चेनाब नदी किसकी है। सिंधु नदी तंत्र की ही नदी है चेनाब नदी। तो चेनाब नदी के बारे में देखते हैं। यह नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेनाब नदी सबसे बड़ी सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम बताया ऊपर हमने कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से होता है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से होता है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण 2 नदी चंद्रा और भागा नदी से होता है, इसलिए इसे वहाँ चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चेनाब नदी का जो उद्गम स्थल है वो है हिमाचल प्रदेश का बारालाचा दर्रा, और बारालाचा में इस नदी का जो निर्माण होता है वो 2 नदियों के मिलने से होता है। एक होती है, एक को कहते हैं चंद्रा, दूसरे को कहते हैं भागा। तो जब ये चंद्रा और भागा दोनों नदियाँ मिलती हैं तब ये चेनाब नदी बनती है, और इसे ही चंद्रभागा के नाम से वहाँ पे जाना जाता है। ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी में मिलने से पहले यह झेलम, रावी, ब्यास और सतलज नदियों से आकर के मिलती है। हमने आपको ऊपर पॉइंट बताया कि पंजाब में 5 नदियां आकर के मिलती हैं, तो बस आपको दिमाग में रखना है सिंधु को छोड़ करके झेलम, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज, ये 5 नदियां आकर के पंजाब में मिलेंगी आकर के। चलिए अब देखते हैं हम लोग झेलम नदी। तो झेलम नदी का उद्गम ऊपर हमने बताया कश्मीर घाटी में बैरीनाग के पास शेषनाग झील से होता है झेलम नदी का उद्गम। आप चित्र में देख सकते हैं ये चेनाब नदी का था, अब यहीं पे है
ये झेलम नदी का है। तो झेलम नदी का जो उद्गम है वो है बैरीनाग से, ठीक है। यह नदी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान के सीमा का निर्माण करते हुए पाकिस्तान के जंग के निकट चेनाब नदी में जाकर के मिलती है। अब देखो एक चीज़ और है, झेलम नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर चलती है। कहने का क्या मतलब है कि अगर इस तरीके से आप समझ लो, देखो अगर हम लोग इस तरीके से समझ ले तो यहाँ से अगर झेलम नदी निकलती है तो वो इस तरीके से बॉर्डर पे चलती है, भारत और पाकिस्तान के सरहद पे चलती है 170 किलोमीटर। तो सिंध नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी है झेलम जो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर यानी सीमा पे यहाँ पे चलती हुई दिखाई देती है, 170 किलोमीटर चलती है। तो यही क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछता है कि कौन सी नदी है सिंधु नदी तंत्र की नदी बताइए जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर चलती है, तो झेलम नदी है, ठीक है। रावी नदी, देखिए जितना इनसे क्वेश्चन पूछता उतनी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखी गई हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना तो विकीपीडिया जाइए, गूगल में सर्च मारिए विकीपीडिया, ये तो इतनी किताबें पढ़ी हैं, वहाँ से इसको आराम से पढ़ते रहिएगा। जहाँ से क्वेश्चन जितना पूछा जा रहा है उन चीज़ों को हमने उतना ही यहाँ पे समराइज करा है। चलिए, रावी नदी, यह नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलते हुए कश्मीर तथा पंजाब से होते हुए पाकिस्तान के जंग के निकट चेनाब में जाकर के मिल जाती है। सतलज नदी से देखते हैं हम लोग कि यह नदी तिब्बत के राकस-ताल, ये राक्षस-ताल गलत लिखा है, राकस-ताल से निकलती है। ऊपर हमने आपको बताया होगा तो याद भी होगा। सिंधु नदी के समानांतर बहते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, आगे पंजाब में होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी से जाकर के मिल जाती है। तो बहावलपुर में ये चेनाब नदी से मिलती है। चेनाब में मिलने से पहले इसे ब्यास नदी आकर के मिलती है। देखो सतलज नदी जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी को पहले एक मिनट समझ लेते हैं। रोहतांग दर्रे से निकलती है और आपको पता है ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब में हरिके के पास सतलज नदी से मिलती है। देखो जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी आपको पता है रोहतांग दर्रे से निकल करके ये पाकिस्तान नहीं जाती, ये पंजाब में ही सतलज नदी से डायरेक्ट मिलती है। तो सिंध नदी तंत्र की ब्यास नदी एक ऐसी नदी है जो सतलज नदी से अटैच होती है, सतलज नदी में अपना जल गिराती है और यहीं पे पांचों नदियां पंजाब में हरिके के पास पांचों नदियां आकर के अपना जल गिराती हैं एक साथ। तो इसी वजह से उसको बोला जाता है पंच नद। तो पांचों नदियां यहीं पर आकर के मिलती हैं। अब हरिके के पास आकर के जब ये जल गिराती है तो हरिके क्षेत्र में जो ब्यास और सतलज नदी का संगम है, वहीं देश की सबसे लंबी नहर जो इंदिरा गांधी नहर है। जब इसको समझो, जब ब्यास नदी और सतलज नदी जहाँ पे आकर के पंजाब में हरिके के पास अपना जल गिराती हैं, तो वहीं पे इंदिरा गांधी नहर जो भारत की सबसे लंबी नहर है का निर्माण होता है, ठीक है। वो निर्माण होता है जो पंजाब और राजस्थान से होकर के गुजरती है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई होती है 470 किलोमीटर। पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलज नदी चेनाब नदी से मिलती है तब ये चेनाब से मिलकर पंचनद का निर्माण करती है। हमने बताया कि पांचों नदियां लगभग 45 किलोमीटर तक यहाँ से होकर के आगे बढ़ती हैं। अब देखो सिंधु नदी तंत्र को तो हमने पढ़ लिया, लेकिन सिंधु नदी से एक क्वेश्चन आता है सिंधु नदी जल समझौता से। तो याद रखिएगा जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्यों? क्योंकि आपने मैप में ध्यान से देखा होगा कि ये जो नदियां हैं ये भारत में भी बहती हैं और पाकिस्तान में भी बहती हैं। तो इसी चीज़ को लेकर के हमेशा विवाद रहा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद को लेकर के एक समझौता हुआ जिसको बोला गया सिंधु जल समझौता, 1960 में हुआ। तो इस जल समझौते के तहत कुछ शर्तें रखी गई। क्या शर्तें थी कि जो 3 पूर्वी नदियां हैं यानी ब्यास, रावी और सतलज, कौन कौन सी नदियां? रावी, ब्यास और सतलज, और 3 और कौन सी जो पश्चिमी नदियां हैं, पश्चिमी नदियां जैसे हो गई सिंधु, चेनाब और झेलम, ये नदियां। तो इन शर्तों में बात ये कही गई जो सिंधु, चेलम,
सिंधु, चेनाब और झेलम ये नदियां हैं, इनका 80% जल यूज कौन करेगा? तो पाकिस्तान करेगा। 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जल भारत यूज करेगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों नदियां ज़्यादातर पाकिस्तान में बहती हैं, तो 80% जल इनका पाकिस्तान यूज करेगा, 20% भारत यूज करेगा। रावी, ब्यास, सतलज के लिए क्या बात कही गई कि इसका 80% जल भारत यूज करेगा और 20% जल इसका पाकिस्तान का यूज करेगा। क्यों? क्योंकि ये रावी, ब्यास और सतलज जो 3 नदियां हैं, ये पूर्वी नदियां, ये भारत में ज़्यादातर बहती हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इनका जो बहाव है भारत में है, तो 80% जल इसका भारत यूज करेगा। तो यही था सिंधु जल समझौता, जिससे कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किन नदियों के बीच में हुआ था। तो जो सिंधु नदी तंत्र की नदियां, उनके बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। बता दिया आपको कि किस तरीके से रावी, ब्यास, सतलज का जो 80% जल है वो भारत यूज करेगा और 20% जल पाकिस्तान यूज करेगा। क्यों? क्योंकि भारत में ज़्यादा बहती हैं, तो भारत इसका पानी ज़्यादा यूज कर पाएगा। सिंधु नदी, झेलम, सिंधु, चिनाब, झेलम, इसमें 80% जल है वो पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जो इसका जल है वो भारत यूज करेगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर नदियाँ जो हैं पाकिस्तान में बहती हैं। अब हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखते हैं, इसमें समझते हैं हम लोग कि ये जो पूरा आप देख रहे होगे कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये नदी, ये तिब्बत वाले क्षेत्र से इस तरीके से प्रवाहित होती है। ये है आपका, ठीक है। तो यह नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर के बहती है। तो यह अभी 3 देशों से बहती है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। तिब्बत पे किसका आधिपत्य है? तिब्बत का सीधा अर्थ है चीन। तिब्बत का सीधा अर्थ है चीन, क्योंकि चीन का उस पर आधिपत्य रहता है। तो आप जानते हैं कि तिब्बत का सीधा अर्थ क्या है? चीन से है। तो 3 देशों से यह भी नदियां प्रवाहित होती हैं। उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के पास से होता है, ठीक है। अब तिब्बत से निकलने वाली इन नदी को तिब्बत में यारलुंग जंगपो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? यारलुंग जंगपो के नाम से जाना जाता है और सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं आपको सांगपो मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको यारलुंग जंगपो मिल जाएगा। तो परेशान ना होना, ज़्यादातर आपको सांगपो ही देखने को मिलेगा। अब ये क्या है? जब ये नदी भारत में असम घाटी से प्रवेश करती है, यानी ये वाली, ये भारत में अब प्रवेश कर रही नदी, क्योंकि ये वाला टोटल क्षेत्र तो चीन का है, ठीक है। अब ये भारत में इस एरिया से प्रवेश कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये प्रवेश करती है तब इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। पहले यहाँ पे इसको किस नाम से जाना जाता है? तो हमने बताया यांगपो, यांगपो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? यांगपो के नाम से इसको जानते हैं। लेकिन भारत में ये वाला पूरा क्षेत्र चीन का है। इसके बाद भारत में यहाँ से ये इंटर करती है, तब इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के नाम से यह जाना जाता है। इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग के नाम से जानते हैं। असम घाटी में बहते हुए यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे जमुना के नाम से भी जाना जाता है। जहां पे इसे किसके नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में इसको जाना जाता है जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके 3 नाम बदले, आपको तीनों नाम इसको अच्छे से याद रखना है। सांगपो कहाँ पे इसको कहेंगे? तिब्बत वाले क्षेत्र में। ब्रह्मपुत्र जब ये भारत में प्रवेश करेगी, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में तो ब्रह्मपुत्र के दाएं और ब्रह्मपुत्र के बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों के नाम, तो दाएं, यहाँ पे दाएं होना चाहिए, यहाँ पे बायां होना चाहिए। ये बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं, ठीक है। और इसमें से ये गलत है, तो दाएं तरफ के भी हम आपको यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। बाएं तरफ में तिस्ता, सुवनसिरी, मानस, दिबांग, लोहित, बराक और कपली, ये नदियां हैं जो बाएं तरफ से इससे आकर के अटैच होती हैं। अब देखो दाएं तरफ से इससे कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। जैसे इसमें कोमेग नदी मिलेगी, एक नदी है जो कोमेग, दूसरी नदी इसमें है बेकी, ये नदी है जो इसके दाएं तरफ से मिलेंगे। तीसरी नदी है जलढका, जलढका नदी, ये इसके दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों में है।
तो याद रखिएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको याद रखिएगा। जहाँ पे गलतियाँ उन चीज़ों को हम आपको बताते भी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये नदियाँ हैं जो बाएं तरफ और इसके दाएं तरफ से मिलती हैं, तो इसको अच्छे से आप अच्छे से इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियां तिब्बत के मानसरोवर के पास से ही निकलती हैं। बांग्लादेश में ये गंगा के साथ मिल जाते हैं और गंगा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त रूप मेघना के रूप से जाना जाता है। ये जब हम गंगा के बारे में पढ़ाएंगे तब वहाँ अच्छे से इसको समझाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा जो नदी डेल्टा है वो सुंदरवन का डेल्टा है, जिसका निर्माण बंगाल के खाड़ी में होता है। ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप स्थित है, जो कहाँ पे है, असम में है। अब हमने आपको बताया था कुछ नदियाँ जो दाएं और बाएं से मिलती हैं, जैसे तिस्ता नदी, ठीक है, लोहित और बराक। तो इनसे कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे अच्छे से देखना है। तो तिस्ता नदी का उद्गम में जैसे सिक्किम से होता है, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में ये प्रवेश करती है और वहाँ पे ब्रह्मपुत्र से आकर के मिल जाती है। लोहित को खूनी नदी के रूप में भी जाना जाता है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा लीजिएगा कि इसको खून की नदी के रूप में भी जाना जाता है। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, मणिपुर में मिजोरम असम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और मेघना नदी में आकर के यह नदी मिल जाती है। तो कुल मिला के इस तरीके से आपको इन चीज़ों को अच्छे से क्लियर करना है। देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से इसमें ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी को पढ़ाया है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर लेंगे गंगा नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो नदियों के बारे में 1 या 2 वीडियो और आएंगे जिसमें अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, तो छोटी छोटी क्लासों में आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय